इतिहास और कल्पना का समन्वय उपन्यासों में होता है। मतलब जैसा का वैसा इतिहास उपन्यास में नहीं लिखा जाता, अपितु मानवीय भावनाओं को, मानवीय विचारों को जो प्रभावित करे, ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही घटनाओं का चित्रण कल्पनाश्रित उपन्यासों में या कल्पनाश्रित गद्य, कहानी और उपन्यास में होता है। और अगर हम हिंदी उपन्यास का इतिहास देखें तो हमें यह पता चलता है कि हिंदी उपन्यास बहुत, यानी 100-150 वर्षों की पुरानी विधा है, ये कोई नई विधा नहीं है। आधुनिक काल में हिंदी में गद्य विकसित होता गया। देखिए हिंदी के जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में गद्य लिखा तो जाता था लेकिन बहुत कम अनुपात में। लेकिन आधुनिक काल में इसमें ज्यादा से ज्यादा गद्य लिखा जाने लगा और हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय हमें अंग्रेजों को देना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ही ये विधा लाई है भारत में। अंग्रेजी उपन्यासों की देखरेख में पहले भारत में बंगाली उपन्यास लिखे जाने लगे, मराठी उपन्यास लिखे जाने लगे और आज हम देखते हैं कि उसकी अंग्रेजी, बंगाली, मराठी उपन्यासों की देखरेख में हिंदी में भी बहुत से उपन्यास लिखे जाने लगे। यानी उपन्यास इस विधा का श्रेय गणेश अंग्रेजी में हुआ है और उसके बाद बंगला में, भारत में देखा जाए तो बंगाली भाषा में, फिर मराठी भाषा में, और बंगाली मराठी भाषा के उपरांत हिंदी में भी उपन्यास लिखे जाने लगे। वैसे देखा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्रिका जो थी, सरस्वती नाम की पत्रिका, इस पत्रिका में प्रकाशित एक निबंध था जिसका नाम था उपन्यास रहस्य। में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उपन्यास का जो प्रचलन है, उपन्यास का जो विकास है और उपन्यास के सृजन का श्रेय पश्चिमी अर्थात अंग्रेजी देशों के लेखकों को ही जाना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट नामक हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं। इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों को की नकल करते आए हैं, उसी प्रकार से उपन्यास लिखना भी एक प्रकार से अंग्रेजों की नकल ही थी। उपन्यास लिखना भी अंग्रेजों की नकल ही थी, इस प्रकार से उन्होंने ये अपने वक्तव्य में कहा है। देखिए, इस दृष्टि से देखा जाए तो हमने ये स्वीकार किया हुआ है कि हिंदी में उपन्यास विधा यह अंग्रेजी से आई है और उपन्यास यह शब्द संस्कृत और बंगाली से आया हुआ है। देखिए, जिसको हम कहानी साहित्य कहते हैं उसे संस्कृत और बांग्ला में गल्प कहते हैं, जिसका अपभ्रंश गप्प हो गया, गप्पा मारने जैसा। और उपन्यास यह शब्द भी हमने संस्कृत से लिया हुआ है, हालांकि ये विधा हमने अंग्रेजी से ली हुई है। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी में अनुदित उपन्यास के तौर पर हुआ, मतलब अंग्रेजी से उपन्यास अनुवाद के रूप में, भाषांतर के रूप में हिंदी में आए हुए हैं। सन 1853 में बंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मैटन का हिंदी अनुवाद किया गया। इसके उपरांत डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास रासेलास का हिंदी अनुवाद 1879 में प्रकाशित हुआ। इसका मतलब ध्यान दें कि अन्य गद्य विधाओं की तरह उपन्यास विधा का आरंभ भी अनुवाद के रूप में अंग्रेजी पुस्तकों के, अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद के रूप में हुआ है। अब देखते हैं हिंदी के मौलिक उपन्यास की ओर। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में गहरे मतभेद हैं।
कौन सा पहला हिंदी का उपन्यास? इस संबंध में दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है। एक है श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा लिखित भाग्यवती, जो सन 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कौन सा? भाग्यवती। और श्रद्धाराम फुलोरी फुलोरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे, ये जो प्रार्थना हम फिल्मों में सुनते हैं, गाते हैं, उसको लिखने वाले हैं ये हैं। और दूसरे लेखक लाला श्रीनिवास दास के एक अन्य मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसे सन 1882 में लिखा गया था, उसका भी उल्लेख किया जाता है। अब इन दोनों ही उपन्यासों में, चाहे वो भाग्यवती उपन्यास हो श्रद्धाराम फुलोरी का या फिर परीक्षा गुरु हो लाला श्रीनिवास दास का, दोनों में भी जिस प्रकार से उस समय हमारे भारतीय समाज में आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज का सुधारणावादी आंदोलन चल रहा था, उसकी कुछ महत्वपूर्ण छायाएं हमें इस पर दिखाई देती हैं। मतलब भारतीय समाज में जो उस समय सुधारवादी प्रवृत्ति चल रही थी, उस सुधारणावाद को लेकर के यहाँ चर्चा की गई है। और यह भी बात कही गई है कि ये जो दूसरा उपन्यास है जिसका नाम हमने लिया था परीक्षा गुरु, यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेशात्मक वृत्ति में लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब इसमें पहला उपन्यास कौन सा, इस पर मतभेद जरूर है, फिर भी कुछ अन्य भी नाम इसमें जोड़ दिए जाते हैं, जैसे देवरानी जिठानी की कहानी 1870 में, निस्सहाय हिंदू 1890 में, जिनके क्रमशः लेखक पंडित गौरी दत्त और राधा कृष्ण दास थे। मतलब 4 उपन्यासों की चर्चा होती है कि हिंदी के पहले उपन्यास कौन है और पहले उपन्यासकार कौन है। इसमें परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का, देवरानी जिठानी की कहानी लेखक पंडित गौरी दत्त जी का, निस्सहाय हिंदू लेखक राधा कृष्ण दास का, और चौथा भाग्यवती यह है जो श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा लिखित है। अब कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भाग्यवती 1877 पहला होता है, परंतु इसमें औपन्यासिक तत्व पूर्णतः विद्यमान नहीं है। मतलब उपन्यास के जो तत्व होते हैं वो उतने अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए परीक्षा गुरु, ये जो लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो 1882 में लिखा गया है, उसी को हिंदी का पहला उपन्यास घोषित किया जा सकता है। और दो बातें निकली थी कि, और दो नामों की चर्चा हुई थी, देवरानी जिठानी की कहानी, तो इसमें कहानी शब्द ही स्वयं यह स्पष्ट करता है कि यह उपन्यास नहीं अपितु कहानी ही है। इसके उपरांत अगर हम देखें तो ये बात आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत प्रतिष्ठा से नाम लिया जाता है, बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है। उन्होंने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास घोषित किया है और यह मान भी लिया जाता है कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है। तो ध्यान रखिए कि परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आपको सीधे सीधे परीक्षा गुरु ही को टिक करना है। अगर ऑनलाइन परीक्षा हुई तो, ऑफलाइन हो तो आप लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और कि यहाँ जिन 4 नामों की चर्चा होती है वो नाम भी आपके ध्यान में होने चाहिए परीक्षा गुरु के साथ साथ। भाग्यवती का भी नाम याद रखना चाहिए, अपने देवरानी जिठानी का नाम भी याद रखना चाहिए, और भाग्यवती का भी नाम आपको याद में रखना चाहिए, और निस्सहाय हिंदू का भी। मतलब ये 4 नाम, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू और देवरानी जिठानी की कहानी, ये भी नाम याद में रखने चाहिए। और इनके लेखकों के, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास, भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फुलोरी, देवरानी जिठानी की कहानी के लेखक पंडित गौरी दत्त, और निस्सहाय हिंदू के लेखक राधा कृष्ण दास, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानाचार्य जी हमारे इस गूगल मीट में शामिल हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे 2 छात्र जुड़े हुए हैं, एक तीसरी छात्र जुड़ी थी लेकिन रेंज के कारण कुछ तो कठिनाई उसे आ गई होगी।
आपका तहे दिल से स्वागत है सर। ठीक है, मैं पढ़ाना आरंभ बहुत कर दूं या बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू ठीक करिए है, सर। ठीक है, धन्यवाद सर। तो देखिए, हिंदी उपन्यासों के प्रारंभिक उपन्यासों में हमने 4 उपन्यासों की चर्चा की और उसके उपरांत हम ये देखेंगे कि हिंदी उपन्यास का इतिहास किस प्रकार से है। मतलब हिंदी उपन्यास अनुदित रूप में शुरू हो गए, अंग्रेजी के उपन्यासों के अनुवाद के रूप में, बंगाली उपन्यासों के अनुवाद के रूप में, मराठी उपन्यासों के अनुवादों के रूप में, और जो मौलिक उपन्यास हैं उनमें परीक्षा गुरु, फिर भाग्यवती, देवरानी जिठानी की कहानी और निस्सहाय हिंदू, इन चारों का नाम लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इन प्रारंभिक उपन्यासों के बाद हिंदी में कौन कौन से उपन्यास यहाँ हमें दिखाई देते हैं, या हिंदी के उपन्यासों का इतिहास आगे से कैसा नजर आता है। देखिए, अगर हमने ये सुना है बहुत बार कि हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में हम प्रेमचंद को जानते हैं, तो सही मायने में अगर प्रेमचंद को उपन्यास के शीर्ष बिंदु के रूप में रखा जाए, एक चरम बिंदु के रूप में रखा जाए, तो हिंदी उपन्यासों के इतिहास को 3 विभागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। पहला प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा प्रेमचंद जी का युग, और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। मतलब प्रेमचंद जी से पहले लिखे गए उपन्यास, ये एक युग होता है। दूसरा प्रेमचंद जी के काल में और प्रेमचंद जी ने लिखे हुए उपन्यास, ये दूसरा युग होता है। और तीसरा युग होता है वह प्रेमचंदोत्तर, यानी प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यासों का। समझ में आ रही बातें सभी को? तांबोली जी, डोलारे जी, समझ में आ रही बातें? ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि सामने बैठे हुए छात्रों से बात करना आसान होता है, लेकिन ये जो आभासी रूप के पटल की ये कमी यह है, खामी यह है कि इसमें फीडबैक जल्दी से नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी बीच बीच में से हम आपको कुछ पूछते रहेंगे तो उसके जवाब देते रहिएगा। और अगर बोल भी न पाए तो आपके चैट बॉक्स के माध्यम से आप भी प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिए, हमारी तासिका भले ही समय 8:40 से लेकर के 9:20 तक का है, लेकिन हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की यूट्यूब लिंक बनाने के लिए दूसरे लैपटॉप में वो उतारना पड़ता है, इसलिए हम बराबर 9:10 पर आपको छोड़ देंगे ताकि आप दूसरे भी इसमें ज्वाइन हो सकें। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले युग की ओर, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का युग जो है। यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक या आरंभिक चरण माना जाता है, इसलिए अभी तक उपन्यास विधा का उसने स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। मतलब जिसको हम कादम्बरी उपन्यास नॉवेल कहते हैं। देखिए, प्रारंभिक प्रयासों में कुछ कमियां रहती हैं, या कुछ शिल्प के गत प्रयोग होते रहते हैं, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, भाषा के नए नए प्रयोग होते रहते हैं। उसमें कंटेंट जो होता है, जिसको हम पाठ कहते हैं, उस उपन्यास या उस विधा का, उसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, उसके विषय भी कुछ परिवर्तित होते हैं, तब्दील होते रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें हमें जान पड़ती है। तो देखिए कि जो प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास थे, उनका मूल विषय कौन सा था? मैंने अभी अभी कहा था कि भारत पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। हमें बहुत सी कुरीतियां थी, बाल विवाह हुआ करते थे, बाल विधवाएं बनती थी, उनका पुनर्विवाह नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि बंगाल में कुछ प्रांतों में, बंगाल जैसे कुछ प्रांतों में तो पति के लाश के साथ ही उसकी पत्नी को जिंदा जलाया भी जाता था, या फिर जो विधवाएं रहती थी उनका केशवपन किया जाता था, उनके साथ अनैतिक संबंध रखे जाते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सी बातें इसमें हैं। तो एक प्रकार से भारत का सामाजिक वातावरण डावाडोल हो रहा था, और ऐसे में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की। उसके उपरांत सबसे पहले अगर किसी ने इस विषय पर ज्यादा जोर दिया होगा तो हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ब्रह्मो समाज में उनके अंतर्गत देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, केशव चंद्र सेन इत्यादियों ने बहुत बड़ा कार्य किया। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना हुई। उसी के समकालीन में महाराष्ट्र में
प्रार्थना समाज था, सत्यशोधक समाज महात्मा फुले जी का। तो एक प्रकार से सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और इसका चित्रण इन उपन्यासों में हमें प्राप्त मिलता है। यानी देखा जाए तो प्रेमचंद पूर्व लिखे गए युग में उपन्यासों में सुधारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति हमें प्राप्त होती है। उसमें मनोरंजन मुख्य विषय था, मतलब उपदेश और मनोरंजन ये दो विषय चलते थे। श्रद्धाराम फुलोरी जी का भाग्यवती उपन्यास हो, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास हो, जिनका उपन्यास उल्लेख हमने पहले किया है। इसके अतिरिक्त इस काल में, इस सुधारणावादी युग में सुधारणावादी उपन्यासों के साथ साथ मनोरंजनात्मक उपन्यास भी शुरू हुए, जिसमें जादू, तिलिस्म या यूं कहेंगे कि मनोरंजन की सामग्री भरी पड़ी थी, जिनमें जासूसी उपन्यास कुछ थे, तिलिस्मी उपन्यास थे, जादुई उपन्यास थे, ऐतिहासिक उपन्यास थे, कुछ सामाजिक उपन्यास जरूर थे। और इनमें समाज का कोई पक्ष दिखाई नहीं देता था, ये केवल मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे। और कुछ उपन्यासों में केवल रोमांस या प्रेम के ही चित्रण हुआ करता है। राजकुमार राजकन्या का प्रेम विवाह होता है, युद्ध होते हैं, इस प्रकार के भी चित्रण हुआ करते थे। इनमें उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने 3 उपन्यास लिखे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक आजान 100 सुजान नाम के उपन्यास, जिनमें सुधारणावादी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र के मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के उद्घाता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके एक मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नाम का एक बृहद उपन्यास 1888 में लिखा। फिर उसके उपरांत लज्जाराम मेहता जी ने धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र रमणी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, ये भी उपन्यास लिखे। राधा कृष्ण दास के निस्सहाय हिंदू, इस उपन्यास का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जिसमें गोवध यानी गौ माता की हत्या को केंद्र में रख करके उस समय बताया था। आज भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी गौ हत्या करने वाले लोगों का प्रचलन कम नहीं हुआ है। अब इसके उपरांत जो ये सारे उपन्यासकार थे जिन्होंने सुधारणावादी या हिंदू धर्म में आने वाले परिवर्तनों को परिलक्षित करके लिखा है, उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण लेखक आते हैं जिनका नाम है बाबू देवकीनंदन खत्री, जिनका चंद्रकांता उपन्यास बहुत बार आपने टेलीविजन पर देखा होगा। वीरेंद्र विक्रम और चंद्रकांता की प्रेम कहानी, इस पर बहुत से दूरदर्शन पर भी इसमें सीरियल आई थी और अन्य चैनलों पर भी अलग अलग सीरियल्स आई हुई थी। हमारे अभी 5 मिनट बाकी रहे हैं। इन 5 मिनटों में हम अत्यंत संक्षेप में इन उपन्यासों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बाबू देवकीनंदन खत्री जी ने जो उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों में देखा जाए तो तिलिस्मी, अय्यारी, जादुई वातावरण और प्रेम, इनका चित्रण हुआ है, जिनमें चंद्रकांता 1891 में उपन्यास उन्होंने लिखा और चंद्रकांता संतति के 24 भाग ये लगभग उन्होंने लिखे। मतलब उस जमाने में देखा जाए तो जो उर्दू पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने केवल चंद्रकांता पढ़ने के लिए देवनागरी लिपि सीखी। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो जिन सब में तिलिस्मी, अय्यारी, अब देखिए जिस प्रकार से चंद्रकांता सीरियल थी, वैसे भूतनाथ नाम की भी सीरियल आई थी, ये इनके उपन्यासों पर आधारित थी। मतलब उस जमाने में जन सामान्य को समाज की हर रोज की जो संत्रस्तता थी, उनसे अलग होने के लिए, उनसे अलग थोड़ा सा होने के लिए मनोरंजनात्मक दृष्टि से इस प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। अब इसके बाद आते हैं जासूसी उपन्यास। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अंग्रेजी उपन्यासों में भी बहुत जासूसी उपन्यास लिखे गए। हेडली जैसा नाम आता है। वैसे मैं अंग्रेजी के ऊपर उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन हिंदी में भी कुछ ऐसे जासूसी उपन्यास हमारे सामने आते हैं, जैसे गोपाल राम गहमरी जी, जो अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कोनन डॉयल के से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने
सिरकटी लाश 1900 में, जासूस की भूल 1900 में ही, जासूस पर जासूसी 1904, गुप्त भेद 1913, जासूस की अय्यारी 1914 आदि उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद गोपाल राम गहमरी के बाद किशोरीलाल गोस्वामी जी के भी जासूसी उपन्यास हमारे सामने आते हैं, जैसे जिंदे की तलाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती, याकुती लतीफ़ी, यातुई तख्ती, और कुछ ऐसे भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। गोपाल राम गहमरी ने, गोस्वामी जी ने भी ऐसे उपन्यास लिखे हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, जिसमें प्रेम को भी महत्व दिया गया है, जैसे परिणीति परिणय है, मस्तानी है, सुख शर्वरी, प्रेममयी आदि उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उपरांत देखा जाए तो भारतेंदु युग के बाद, मतलब 1900 के बाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भी कुछ उपन्यास लिखने के प्रयास किए, जिनमें ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में और अधकिला फूल 1907 में इनके दो उपन्यास थे, जिसमें फिर से हिंदू समाज की कुछ कमियों को सुधारणावादी रूप में देखने की कोशिश की थी। और इस काल के अन्य उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, जिन्होंने आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार जैसे सुधारणावादी उपन्यास लिखे, मन्नन द्विवेदी ने रामलाल जैसा उपन्यास लिखा, और राधिका रमणी का प्रसाद सिंह जी ने प्रेम लहरी जैसे उपन्यास लिखने का प्रयास किया हुआ है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि हिंदी उपन्यासों का आरंभ अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद के रूप में, बंगाली उपन्यासकार खास करके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जी और उनके उपरांत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों के अनुवाद के रूप में, और मराठी उपन्यासों के अनुवाद के रूप में भी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं किया हुआ था। और इस प्रकार से हिंदी उपन्यास आरंभ होते हैं, और हिंदी उपन्यासों के प्रारंभ में अनुवाद से छूट करके जो मौलिक रचनाएं हुई, जिनमें परीक्षा गुरु बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और हिंदी उपन्यास साहित्य का इतिहास देखा जाए तो प्रेमचंद जी को चरम बिंदु मान लिया जाए तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास ये एक युग होता है, प्रेमचंद युगीन उपन्यास ये दूसरा युग होता है, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास ये तीसरा युग होता है। तो इस प्रकार से हमने आज संक्षेप में हिंदी उपन्यास साहित्य का इतिहास हम आपके सम्मुख रखा है। आज हमने प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की चर्चा की। हम कल की तासिका में प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की या प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों की चर्चा करेंगे। हमें अन्य तासिका की भी तैयारी करनी है, इसलिए आपको फिर से धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर परसों हुई 10 जनवरी को हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की वीडियो क्लिप डाल दी है, वो ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ हमने उसका प्रतिपुष्टि या फीडबैक फॉर्म डाला है, वो डालेंगे तो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी। अब आप दूसरी तासिका में ज्वाइन हो सकते हैं और मैं भी दूसरी तासिका की तैयारी कर सकता हूँ। धन्यवाद।